राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक रणनीति बनाई है जिसके तहत वो उस डिजिटल उन्मुख पीढ़ी को अपने साथ जोड़ना चाहती है जिसको अभी तक नहीं जोड़ पाई। ये 2000 नई सहस्राब्दी में डिजिटल उन्मुख पीढ़ी की शुरुआत हुई। जब डिजिटल दुनिया खुलनी शुरू हुई तो उसके साथ इस पीढ़ी की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। उसकी शाखाओं में और उसके दूसरे जो प्रकल्प थे, उन प्रकल्पों में ऐसा कोई उन्होंने कार्यक्रम नहीं ले पाया जिससे वो इस पीढ़ी के साथ जुड़ सकें। इसलिए वो चौंके भी, थोड़े घबराए हुए भी हैं, थोड़े स्तब्ध भी हैं कि ये चीज उनके हाथ से छूट कैसे गई। तो इसलिए अब वो उसकी भरपाई करने के लिए उनकी पहली नजर उन जो जाल फेंकने वाले हैं उसका पहला जाल में चाहते हैं पहले तो जो आम आदमी पार्टी से निकले हुए प्रतिभाशाली और डिजिटल दुनिया में पारंगत लोग हैं वो उनमें से कुछ लोग उनके जाल में फंस जाएं। ये सारे के सारे फंस जाएं तो और अच्छी बात है, कुछ लोग फंस जाएं तो और फिर दूसरी पार्टियों पे भी उनकी निगाह है, उनको भी अपनी ओर खींचेंगे, उसके लिए कोई ना कोई मंच बनाएंगे, प्रकोष्ठ बनाएंगे। ये सब कुछ ना कुछ जो तरीके होते हैं इन तरीकों को अपनाया जाएगा। लेकिन अभी तो इन सब कामों में देर लगेगी। देखिए, ये तो संघ ने और भाजपा ने जेन ज़ी के मामले में जो अर्ली मूवर एडवांटेज होता है वो खो दिया है। अब मतलब जो अगर ये एडवांटेज उन्होंने नहीं खोया होता तो वो विद्यार्थी परिषद से ये नहीं कह रहे होते कि भाई आप क्या कर रहे थे जब ये आंदोलन पनप रहा था, ये उठ रहा था। जी हाँ, बोलिए। सर, संघ जो है कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं देखता है। संघ की बहुत ही दूरगामी लॉन्ग टर्म जो है परियोजनाएं रहती हैं। अभी आप ये देखिए कि 1980 में जो प्रकल्पना शुरू हुई थी वो 1998-97 में अटल बिहारी जब आए थे तब उनको मिली और 2014 में एकदम संपूर्ण रूप से उनके हाथ में आ गई। संघ जो है आज तो इनके पास में पावर है, सत्ता है, एसआईआर है, जो परिसीमन है, तमाम तरीके की मीडिया है। ये सत्ता तो उनके पास 12.5 साल से है। ये सत्ता अभी 6 महीने में नहीं आई, लेकिन ये 12.5 साल, जी 12.5 साल से इनके पास जो सत्ता है उसमें ये जेन ज़ी वाला जो जीव है जो अचानक प्रकट हो गया है, ये तो बहुत पहले से मौजूद था। संघ उसकी शिनाख्त नहीं करता था। एक मिनट, पूरी बात कह दूं। संघ उसकी शिनाख्त नहीं करता था। जब श्रीलंका में जेन ज़ी ने अपना राजनीतिक हस्तक्षेप किया जो काफी उग्र किस्म का था, नेपाल में राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ जो उग्र किस्म का था, बांग्लादेश में एक हद तक उसका हस्तक्षेप हुआ जो काफी उग्र किस्म का हस्तक्षेप था, तब भी ये लोग नहीं चेते और ये लोग कहते रहे कि नहीं, भारत में जो जेन ज़ी है वो संस्कारी किस्म का जेन ज़ी है। इस प्रकार के लोगों ने वक्तव्य दिए। अब उनकी समझ में आ गया कि ये संस्कारी उनकी दिमागी कल्पना है जिसका जेन ज़ी की जो हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए उन्होंने ये पूरा नाटक हुआ, 2000 स्वयंसेवकों को वहां बैठाया गया, वो कदम कदम पे ताली बजाते थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था ऐसे कि वो भागवत जी के शिष्य हों और भागवत जी उनके गुरु हों। हैं भी भागवत जी उनके गुरु। तो उसी तरीके से वो तो इस प्रकार का कार्यक्रम था। जो व्यक्ति सवाल पूछ रहा था वो भी इन्हीं का बंदा था। उसको जेन ज़ी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर रोज मीडिया मंचों में बैठाया जाता है, जबकि उसका जेन ज़ी वगैरह से कोई उस तरह से कोई ताल्लुक नहीं है उसका। दरअसल इन लोगों के पास जेन ज़ी के सच्चे नुमाइंदे हैं नहीं। हाँ, जो अभी जिनको नुमाइंदों के रूप में पेश किया जाता है ये फर्जी नुमाइंदे हैं, सच्चे नुमाइंदे नहीं हैं। कोशिश ये कर रहे हैं आपके कथनानुसार, आपकी बात समझ में आने वाली भी है कि ये संघ और भाजपा के दायरे के बाहर का जेन ज़ी है जो जिज्ञासु है, आंदोलनरत है, रेडिकल है, उग्र है, बहस करता है, सवाल करता है, बात नहीं मानता है, अड़ियल है, संघर्षशील है और जम जाता है एक जगह है, जो उसने जंतर मंतर पर दिखाया भी है। उस जेन ज़ी के साथ में कैसे संवाद किया जाए, कैसे उनको अपनी ओर खींचा जाए, इसलिए तरह तरह की योजनाओं, तरह तरह की तरकीबों का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन क्या ये ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि दो जुबानों में बोल रहे हैं ना। एक ये भी जुबान, अब ऐसे आज हरियाणा की जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने कह दिया कि भाई वहां तो कोई असली नौजवान तो थे ही नहीं उस आंदोलन में। अभी भी बोल रही हैं, मतलब अभी भी कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। तो ये सब जो हो रहा है इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस मुकाम पर कहां खड़ा हुआ है, क्या सोचता है? क्योंकि ये तो तय है, अगर इन्होंने इस जेन ज़ी की गर्मी को शांत नहीं किया और ये 29-30% वोट जो है
ये इनके खिलाफ चला गया, बीजेपी के खिलाफ चला गया, तो ये सत्ता से दूर, सत्ता इनके हाथ से चली जाएगी, क्योंकि इनको बहुमत जो प्राप्त है जो वो तो बहुत थोड़ा सा है, कगार पर खड़े हुए हैं बहुमत के खोने की, कभी 40% तक पहुंच भी नहीं पाए। तो ये इनके हाथ सत्ता चली जाएगी और बहुत बुरी तरह इनकी पिटाई होगी चुनाव में। साथ में डर इनको ये भी है कि इन जेनजी के जो माता पिता हैं वो कहीं हमने उनके बेटों के साथ जो सलूक किया है उससे नाराज हो गए, वो भी हमारे खिलाफ ना हो जाएं। इसलिए बीजेपी ने पोस्टर निकाला है, एक बड़ा दिलचस्प पोस्टर निकाला है, इसमें जेनजी के माता पिता दिखाए गए हैं कि हमने अपने बेटे को बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं, वो एक भटकती हुई राह पे नहीं चल सकता। तो ये ये तो जेनजी का समर्थन तो इस पे तो उन्हें उम्मीद है ही नहीं कि उन्हें मिलेगा, लेकिन जेनजी के माता पिता जो 45 साल के हैं, 50 साल के हैं या 55 साल के हैं, उनका भी समर्थन ना चला जाए, इसलिए इनकी सांस रुकी जा रही है। जी राजीव जी। देखिए सर, 2-4 सोशियोलॉजिकल जो चेंजेस हुए हैं, क्यों अड़ियल आपने बोला जेनजी जो है वो उसका रुख दिख रहा है। एक तो सबसे पहले समझने की जरूरत है, भारत की जो आज की डेट में मीडियन एज है वो है 29 ईयर्स। भारत की जो मीडियन एज है 29 साल है। बहुत ही युवा राष्ट्र है भारत इन कंपैरिजन विद यूएसए या जो भी विकसित राष्ट्र है। 39 ईयर्स है यूएसए में, मतलब हर यूरोपियन नेशन का जो है मीडियन एज भारत से ज्यादा ही है, कम नहीं है। अब हुआ ये है, देखिए 2-3 चीजें हुई है। पहला तो ये आरएसएस को समझ में आया है, जो वहां मैं अंदर की जो बात बता रहा हूं उनको ये समझ में आया है कि मोदी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं शिथिल हो गई है। पहले क्या होता था कि पेपर 2-4 साल में कोई एक आधी पेपर लीक होता था। अब ये हो गया है कि यदि पेपर लीक ना हो तो वो अपवाद होगा। पहले अपवाद होता था कोई पेपर लीक हो जाए, अब ऐसा है। एक और बात हुई, माफ कीजिए बीच में, इसमें एक और बात हुई, मैं आमतौर पर अपने वक्ताओं को बीच में रोकता नहीं हूं। जो सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की है, जांच रिपोर्ट दाखिल की है, जो पहले बताई नहीं थी, उसमें सीबीआई ने खुद कहा है कि एनटीए के लोगों ने जिन्होंने पेपर बनाया था, पर्चे बनाए थे, उन्होंने उन पर्चों को याद कर लिया, फिर मतलब उन्होंने रट लिया उन पर्चों को, सवालों को, फिर जाके उनको लीक किया। अब ये लोग जो पर्चा बनाने वाले थे एनटीए के लोग थे, ये लोग तो सब आरएसएस के ही लोग थे। जी आप बोलिए। मैं आपको आज ऐसी बात बताऊंगा जिसपे कोई मेन स्ट्रीम मीडिया और यूट्यूब के मीडिया ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि ये मैंने अपने चैनल करंट अनप्लग बाय राजीव पे 4-5-6 दिन पहले ही ये चीज बताया था। देखिए वो कुलकर्णी प्रोफेसर जिसने केमिस्ट्री का पेपर बनाया था, जहां से लीक हुआ है, वो कहां का? वो पुणे का। जो प्राध्यापिका महिला जिन्होंने उसको ट्रांसलेट किया था वो कहां की? वो पुणे की। और ये कुलकर्णी प्रोफेसर जहां जाके पढ़ाता था वो किसका? तो लातूर में जाके वो कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। अब ये सारा कांड हुआ महाराष्ट्र में। और जो ये पेपर लीक हुआ, ये पेपर लीक कहां हुआ है? पेपर लीक की कंप्लेन जो हुई है वो कहां दर्ज हुई है? सीकर, राजस्थान में। क्योंकि एक ईमानदार व्यक्ति के बेटे ने आके अपने बाप को कहा कि मुझे पैसा दीजिए, मेरे पास में पेपर आ जाएगा। उस बाप ने बोला कि नहीं, और शौक लगा और जाके उसने राजस्थान में कंप्लेन की और राजस्थान पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। बाद में महाराष्ट्र पुलिस जुड़ी है। तो ये, और देवेंद्र फडणवीस पे कोई सवाल या निशान नहीं हो रहा। सीएम है, गृह मंत्री है, गृह मंत्रालय उनके पास में है। ये प्रोफेसर कुलकर्णी पुणे का, प्राध्यापिका पुणे की, लातूर वाला मेडिकल इंस्टीट्यूट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है वो महाराष्ट्र का। ये सारा कांड हो रहा है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र पुलिस कहीं शक के घेरे में नहीं है। महाराष्ट्र का सीएम, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ही सीएम है, वो कहीं शक के घेरे में कोई बात ही नहीं कर रहा। ठीक है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो आपने पिछले मेरे इंटरव्यू में पूछा था कि क्यों देवेंद्र फडणवीस को बुलाया गया आनंद फानंद में, कुछ मुझे खबरें ये भी मिली हैं कि अमित शाह और मोदी बहुत ज्यादा नाराज थे इनसे। गृह मंत्रालय भी तुम्हारे पास, सीएम भी तुम ही, और तुम्हारे राज्य से पेपर लीक हो रहा है, तुम्हारे नाक के नीचे से पेपर लीक हो रहा है, और पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारतवर्ष में हमारी थू थू हो गई। और आज देवेंद्र फडणवीस एकदम शांति से बैठे, कोई उनके ऊपर में कुछ क्वेश्चन भी नहीं कर रहा। धर्मेंद्र प्रधान का विकेट गया, अमित शाह के ऊपर में जो है गाज गिरी हुई है, इथेनॉल में नितिन गडकरी लंबे हो जाएंगे, मोदी जी फ्रेंच कर रहे हैं, और जिसके राज्य में सब हुआ है उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है।